नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून की गहराई में उतर रहे हैं जो न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए अक्सर सवालों का केंद्र बनता है। यह है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995। हमारे पास इसका मूल स्रोत है, यानी खुद ये अधिनियम, जैसा कि 1 जनवरी 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। हमारा मकसद है इसके उन सभी पहलुओं को समझना जो परीक्षा के नजरिए से जरूरी हैं, ताकि कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट न जाए। बिल्कुल। और ये समझना भी दिलचस्प है कि ये कानून एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर हुई एक घोषणा को लागू करने के लिए लाया गया था। भारत ने उस पर सहमति जताई थी। तो चलिए इसके अध्यायों और धाराओं को एक एक करके देखते हैं। खासकर उन हिस्सों पर ध्यान देंगे जहां से सवाल बनने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 1 प्रारंभिक से। धारा 1 में तो इसका नाम, विस्तार और लागू होने की बात है, वो तो ठीक है। लेकिन धारा 2 जिसमें परिभाषाएं हैं वो काफी अहम लगती है ना? हाँ बिल्कुल। धारा 2 तो जैसे नींव रखती है। इसमें कई परिभाषाएं हैं, लेकिन कुछ पर खास ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो विकलांगता खुद। सेक्शन 2I में इस कानून के तहत 7 तरह की विकलांगताएं शामिल हैं। अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, श्रवण हानि, चलने फिरने में विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी। 7 श्रेणियां। जी हाँ, ये लिस्ट याद रखनी जरूरी है। अक्सर MCQ में पूछ लेते हैं कि कौन सी शामिल है या कौन सी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये 7 श्रेणियां हो गई। क्या इनमें से कुछ की और बारीक परिभाषाएं भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? जैसे आपने अंधापन कहा। बिल्कुल। जैसे अंधापन सेक्शन 2B में, इसकी परिभाषा काफी विशिष्ट है। या तो पूरी तरह देख ना पाना, या फिर बेहतर आंख में चश्मे के साथ भी विजुअल एक्यूटी 660 या 2200 स्नेलन से ज्यादा ना हो, या फिर देखने का दायरा फील्ड ऑफ विजन वो 20 डिग्री या उससे भी कम हो। हाँ। इसी तरह श्रवण हानि सेक्शन 2L का मतलब है बेहतर कान में जो बातचीत की फ्रीक्वेंसी होती है उनमें 60 डेसिबल या उससे ज्यादा सुनने की क्षमता का नुकसान। 60 डेसिबल, ठीक है। और चलने में विकलांगता सेक्शन 2O हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों से जुड़ी है, जिसमें सेरिब्रल पॉलिसी भी शामिल है। मानसिक मंदता सेक्शन 2R दिमाग के अधूरे विकास से जुड़ी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा अक्सर सुनने में आता है, वो 40% वाला, वो क्या है? हाँ, वो है विकलांग व्यक्ति की परिभाषा सेक्शन 2T में। इसका मतलब है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे किसी मेडिकल अथॉरिटी ने प्रमाणित किया हो कि वो बताए गए किसी भी विकलांगता से कम 40% प्रभावित है। 40%? जी, ये 40% की सीमा परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है, इसे जरूर याद रखें। और हाँ, समुचित सरकार सेक्शन 2A की परिभाषा भी है, जिसका मतलब जरूरत के हिसाब से केंद्र या राज्य सरकार होता है। परिभाषाएं स्पष्ट हुई। अब अध्याय पार्ट और 3 पर आते हैं, जो समन्वयम समितियों के बारे में है, केंद्रीय और राज्य स्तर पर। पहले केंद्रीय समितियों की बात करते हैं, CCC और CEC। हाँ, अध्याय 2 में केंद्रीय समन्वय समिति यानी सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी CCC और केंद्रीय कार्यकारी समिति CEC का जिक्र है। CCC जो है वो विकलांगता से जुड़े मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी संस्था है। एक तरह से कह सकते हैं कि नेशनल फोकल पॉइंट है। इसका काम है नीतियों पर सलाह देना, अलग अलग संस्थाओं में समन्वय बिठाना, विकलांगों के हितों का ध्यान रखना और बाधा रहित माहौल बनाने पर जोर देना। परीक्षा के लिहाज से इसमें क्या ध्यान रखने लायक है? जैसे इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, महत्वपूर्ण सवाल है। CCC के अध्यक्ष केंद्रीय कल्याण मंत्री होते हैं, पदेन एक्स ऑफिशियो। ये सेक्शन 3(2)A में है। अच्छा। और इसकी बैठक, ये भी जरूरी है, हर 6 महीने में कम से कम एक बार होनी जरूरी है। सेक्शन 7 कहता है हर 6 महीने में, ठीक है। और CEC यानी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति, वो CCC के फैसले लागू करती है। सेक्शन 10, इसका अध्यक्ष कौन होता है? कल्याण मंत्रालय के सचिव, वो भी पदेन। सचिव? ओके, हाँ, सेक्शन 9(2)A में। और इसकी बैठक ज्यादा बार होती है, हर 3 महीने में कम से कम एक बार। सेक्शन 11। तो जैसी व्यवस्था केंद्र में है वैसी ही कुछ राज्यों में भी होगी। अध्याय 3 इसी बारे में है। बिल्कुल। अध्याय 3 में राज्य समन्वय समिति SCC और राज्य कार्यकारिणी समिति SEC का प्रावधान है। काम और ढांचा काफी हद तक केंद्रीय समितियों जैसा ही है, बस राज्य के स्तर पर। SCC के अध्यक्ष राज्य के समाज कल्याण मंत्री होते हैं, पदेन, और बैठक हर 6 महीने में। SCC के अध्यक्ष समाज कल्याण विभाग के सचिव होते हैं, पदेन, और बैठक हर 3 महीने में।
ठीक है, ये संरचना समझ आ गई। और हाँ, इसमें मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल भी 3 साल होता है और कुछ अयोग्यताएं भी बताई गई हैं। ठीक है। समितियों के बाद अध्याय 4 है विकलांगता की रोकथाम और जल्दी पहचान पर। इसमें क्या खास है? हाँ, ये अध्याय सेक्शन 25 सरकारों और स्थानीय निकायों को विकलांगता रोकने और जल्दी पता लगाने के लिए कदम उठाने को कहता है। मतलब रोकथाम पर भी जोर है। जी बिल्कुल। इसमें कई तरह के उपाय शामिल हैं, जैसे सर्वे करना, रिसर्च को बढ़ावा देना, बच्चों की सालाना स्क्रीनिंग करना, स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग देना, जागरूकता फैलाना और माँ और बच्चे की देखभाल सुनिश्चित करना। मतलब सिर्फ विकलांगता होने के बाद ही नहीं, पहले से रोकने के प्रयास भी। जी बिल्कुल। अब आते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय पर, अध्याय V शिक्षा। यहां से तो जरूर सवाल बनते होंगे। निसंदेह ये बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 26 साफ कहती है कि सरकारें और स्थानीय निकाय सुनिश्चित करेंगे कि हर विकलांग बच्चे को 18 साल की उम्र तक 18 साल तक। हाँ, 18 साल की उम्र तक एक उचित माहौल में मुफ्त शिक्षा मिले। सेक्शन 26 का ए ये सामान्य स्कूलों में उनके एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन पर जोर देता है। लेकिन विशेष स्कूलों का भी प्रावधान है। हाँ, जरूरत पड़ने पर विशेष स्कूल खोलने की बात भी करता है। लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। 18 साल तक मुफ्त शिक्षा ये एक अहम बिंदु है। और क्या खास प्रावधान है? कोई और धारा? हाँ, धारा 27 है जो गैर औपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करती है, जैसे पार्ट टाइम क्लास, फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम, ओपन स्कूल या यूनिवर्सिटी। और एक और बहुत जरूरी बात इसमें यह है कि विकलांग बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से खास किताबें और उपकरण मुफ्त दिए जाएंगे। सेक्शन 27F मुफ्त उपकरण ये भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के लिए माहौल बनाने पर भी जोर होगा। हाँ बिल्कुल। धारा 28 सहायक उपकरणों पर रिसर्च की बात करती है। धारा 29 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाने पर जोर लेती है। और धारा 30 एक पूरी योजना बनाने को कहती है जिसमें बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा, स्कूलों से वास्तुशिल्प बाधाएं हटाना, स्कॉलरशिप देना और खासकर परीक्षा प्रणाली में बदलाव करना शामिल है। परीक्षा प्रणाली में बदलाव जैसे देखने में अक्षम छात्रों के लिए गणित के सवालों को हटाना या सुनने में अक्षम छात्रों के लिए सिर्फ एक भाषा का विकल्प देना, ये सब उसमें शामिल हो सकता है। अच्छा। और धारा 33 खास तौर पर दृष्टिबाधित छात्रों के लिए श्रुत लेखक यानी एमान्युएंसिस जो लिखने में मदद करे, उसका प्रावधान करती है। तो ये सारे बिंदु 18 साल की उम्र, मुफ्त उपकरण, परीक्षा में बदलाव, ये सब ध्यान रखने लायक है। बहुत जरूरी। शिक्षा के बाद अब रोजगार की बात करते हैं। अध्याय V सेक्शन 32 से 41 आरक्षण वाला मुद्दा यही आता है ना? हाँ, ये अध्याय रोजगार के अवसरों से जुड़ा है और परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 32 कहती है कि सरकारें उन पदों की पहचान करेंगी जो विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं और हर 3 साल में इस लिस्ट की समीक्षा होगी। लेकिन सबसे अहम है धारा 33। ये कहती है कि हर सरकारी या सहायता प्राप्त प्रतिष्ठान में कम से कम 3% पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे। 3%? हाँ, कम से कम 3%। और इस 3% का बंटवारा भी तय है। 1% अंधापन या कम दृष्टि वालों के लिए, 1% श्रवण बाधितों के लिए और 1% चलने में विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी वालों के लिए। एक का बंटवारा? जी हाँ, ये 3% और उसका 1% का विभाजन अक्सर MCQ में पूछा जाता है। इसे जरूर याद रखना है। ये तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन अगर किसी साल ये पद योग्य उम्मीदवार न मिलने से खाली रह जाएं तो क्या वो सामान्य श्रेणी में चले जाते हैं? नहीं, तुरंत नहीं। इसके लिए धारा 36 में कैरी फॉरवर्ड का नियम है। अगर किसी साल आरक्षित पद खाली रह जाता है तो उसे अगले साल भरा जाएगा। अगले साल? हाँ, अगर अगले साल भी उस खास श्रेणी का योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता तो पहले उन तीनों विकलांगता श्रेणियों दृष्टि, श्रवण, चलने के बीच आपस में पद बदला जा सकता है, इंटरचेंज हो सकता है। अच्छा, आपस में बदल सकते हैं? जी। और अगर तब भी कोई योग्य विकलांग व्यक्ति नहीं मिलता, केवल तभी उस पद को किसी गैर विकलांग व्यक्ति से भरा जा सकता है। तो ये पद 2 साल तक विकलांग व्यक्तियों के लिए ही एक तरह से सुरक्षित रहता है। ये कैरी फॉरवर्ड का नियम समझना जरूरी है। 2 साल तक, ठीक है। रोजगार से जुड़े और क्या प्रावधान है? कई और भी हैं, जैसे विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित करना सेक्शन 34 में, नियोक्ताओं द्वारा रिकॉर्ड रखना सेक्शन 37, विकलांगों के रोजगार के लिए योजनाएं बनाना जिसमें ट्रेनिंग, आयु सीमा में छूट और सुरक्षित माहौल शामिल हो, ये सेक्शन 38 में है। और यहाँ फिर से 3% का आंकड़ा आता है, ध्यान दीजिएगा।
सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3% सीटें सेक्शन 39 के तहत। शिक्षा संस्थानों में भी 3%। हाँ, और गरीबी उन्मूलन योजनाओं में कम से कम 3% लाभ सेक्शन 40 के तहत विकलांगों के लिए आरक्षित होंगे। अच्छा, गरीबी योजनाओं में भी 3%। जी। एक और बात, धारा 41 में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने की बात है अगर वे अपने कर्मचारियों में कम से कम 5% विकलांग व्यक्तियों को रखते हैं। 5% रखने पर प्रोत्साहन, ठीक है। तो ये 3% का आरक्षण सिर्फ नौकरियों में नहीं बल्कि शिक्षण संस्थानों और गरीबी योजनाओं में भी लागू होता है, ये ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। अब अध्याय 7 है सकारात्मक कार्यवाही। हाँ, एफर्मेटिव एक्शन। हाँ, इसमें 2 मुख्य बातें हैं। धारा 42 कहती है कि सरकारें विकलांग व्यक्तियों को जरूरी सहायक उपकरण और साधन, मतलब एड्स एंड अप्लायंसेस, दिलाने के लिए योजनाएं बनाएंगी। और धारा 43 ये भी महत्वपूर्ण है, सरकारों को रियायती दरों पर जमीन आवंटित करने की योजना बनाने को कहती है। जमीन? हाँ। किस लिए? जैसे घर बनाने के लिए, या कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, या विशेष स्कूल, मनोरंजन केंद्र, रिसर्च सेंटर खोलने के लिए, या फिर विकलांग उद्यमियों द्वारा कारखाने स्थापित करने के लिए। अच्छा, ये भी प्रावधान है। इसके बाद अध्याय 8 आता है नैर भेदभाव, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसका क्या मतलब है? इसका उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों के लिए जीवन को सुगम बनाना और भेदभाव खत्म करना। इसमें परिवहन सुविधाओं को सुलभ बनाने की बात है सेक्शन 44 में। परिवहन मतलब? जैसे ट्रेनों, बसों में रैंप या खास जगह, सुलभ टॉयलेट बनाना, जहाजों और विमानों को भी सुलभ बनाने की कोशिश करना। सड़कों पर भी उपाय करने हैं सेक्शन 45, जैसे बोलने वाले ट्रैफिक सिग्नल, फुटपाथ पर रैंप या ढलान, जेब्रा क्रॉसिंग पर खास सतह ताकि महसूस हो सके, रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी ऐसी सतह। और इमारतों के बारे में? हाँ, इमारतों को भी सुलभ बनाना है सेक्शन 46, जैसे सार्वजनिक भवनों में रैंप, चौड़े दरवाजे, सुलभ शौचालय, लिफ्ट में ब्रेल या आवाज वाले संकेत। लेकिन इस अध्याय की सबसे शक्तिशाली धारा शायद 47 है, जो रोजगार में भेदभाव रोकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार में भेदभाव कैसे? ये साफ कहती है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी के दौरान विकलांगता हो जाती है तो उसे ना तो नौकरी से निकाला जा सकता है और ना ही उसका पद घटाया जा सकता है, मतलब डिमोट नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत मजबूत संरक्षण है। अगर वो व्यक्ति उस पद पर काम न कर पाए तो मान लीजिए उसकी विकलांगता ऐसी है तो उसे उसी वेतन और लाभों के साथ किसी दूसरे पद पर भेजा जाएगा। अगर कोई पद खाली नहीं है तो एक अतिरिक्त पद, जिसे सुपरन्यूमरेरी पोस्ट कहते हैं, वो बनाकर उसे तब तक रखा जाएगा जब तक कोई उपयुक्त पद खाली ना हो जाए या वो रिटायर ना हो जाए। अतिरिक्त पद पर भी रखा जा सकता है? जी हाँ, और ये भी कहा गया है कि किसी को सिर्फ विकलांगता के आधार पर प्रमोशन से वंचित नहीं किया जा सकता। ये धारा 47 रोजगार सुरक्षा और प्रमोशन के लिहाज से बेहद अहम है, खासकर सरकारी नौकरियों के संदर्भ में। वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब अध्याय IX है अनुसंधान और जनशक्ति विकास। हाँ, ये अध्याय सेक्शन 48 और 49 सरकारों को विकलांगता की रोकथाम, पुनर्वास, सहायक उपकरण बनाने, नौकरियों की पहचान करने और कार्यस्थलों को सुधारने जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कहता है। रिसर्च पर फोकस। जी, और इसके लिए यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों को आर्थिक मदद देने की भी बात है। अध्याय X संस्थानों की मान्यता से जुड़ा है। क्या कोई भी विकलांगों के लिए संस्थान चला सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। धारा 51 के मुताबिक ऐसा कोई भी संस्थान चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पंजीकरण का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जरूरी है? हाँ, सेक्शन 50 में सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की बात है। फिर सेक्शन 52 में आवेदन की प्रक्रिया, 53 में प्रमाण पत्र रद्द करने और 54 में अपील का प्रावधान है। लेकिन सरकारी संस्थानों पर? हाँ, ये नियम सरकारी संस्थानों पर लागू नहीं होता। ये सेक्शन 55 में स्पष्ट किया गया है। तो मुख्य बात है, निजी संस्थान के लिए पंजीकरण जरूरी है। MCQ में ये पूछा जा सकता है। और अध्याय 11 गंभीर विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थानों के बारे में है। यहाँ गंभीर का क्या मतलब है? किस आधार पर तय होता है? धारा 56 सरकार को गंभीर विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान स्थापित करने या मान्यता देने की अनुमति देती है। यहाँ गंभीर विकलांग व्यक्ति का मतलब है वो व्यक्ति जो एक या एक से ज्यादा विकलांगताओं से 80% या उससे अधिक प्रभावित हो।
80% या ज्यादा। जी हाँ, जैसा कि मेडिकल अथॉरिटी प्रमाणित करें। ये 80% की सीमा याद रखने वाली है गंभीर विकलांगता के संदर्भ में। ठीक है, अब अध्याय 12 पर आते हैं, मुख्य आयुक्त और आयुक्त। ये कौन है और इनका क्या काम है? निगरानी कौन करता है इस कानून की? हाँ, ये इस कानून के ठीक से लागू होने की निगरानी करते हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर नियुक्त करती है सेक्शन 57 में। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य आयुक्त और राज्य सरकारें राज्य स्तर पर आयुक्त, कमिश्नर नियुक्त करती हैं सेक्शन 60 में। इनके पास पुनर्वास का अनुभव होना जरूरी माना जाता है। इनके मुख्य काम क्या है, क्या करते हैं ये? मुख्य आयुक्त के काम सेक्शन 58 में दिए हैं, जैसे राज्यों के आयुक्तों के काम में समन्वय बिठाना, केंद्र सरकार से मिले फंड के इस्तेमाल पर नजर रखना, विकलांगों के अधिकारों और सुविधाओं की रक्षा करना और केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना कि कानून कैसे लागू हो रहा है। और राज्य आयुक्त? राज्य आयुक्त के काम सेक्शन 61 में हैं और वो भी काफी मिलते जुलते हैं, बस राज्य स्तर पर। जैसे राज्य सरकार के विभागों से समन्वय, फंड की निगरानी, अधिकारों की रक्षा और राज्य सरकार को रिपोर्ट देना। क्या ये शिकायतों की जांच भी कर सकते हैं अगर किसी विकलांग व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं मिल रहे हो तो? हाँ, ये उनका एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्य है। मुख्य आयुक्त सेक्शन 59 के तहत और राज्य आयुक्त सेक्शन 62 के तहत खुद से या किसी की शिकायत पर इस बात की जांच कर सकते हैं कि कहीं विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा या कानूनों, नियमों, आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं। और जांच के बाद वो मामले को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। और सबसे खास बात, जांच करते समय उन्हें सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां जैसे? हाँ, सेक्शन 63 में बताया गया है, जैसे गवाहों को बुलाना, दस्तावेज मंगाना, शपथ पर बयान लेना वगैरह। ये अर्ध न्यायिक शक्तियां उन्हें काफी प्रभावी बनाती हैं और परीक्षा के लिए ये जानना जरूरी है कि उनके पास ये पावर है। ये तो काफी शक्तियां हैं। जी, और वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी देते हैं सेक्शन 64 और 65 में। अब अध्याय 13 है, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। हाँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। धारा 66 कहती है कि सरकारें अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार सभी विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास का प्रयास करेंगी। ये एक सामान्य निर्देश है। धारा 67 सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा योजना या कोई और वैकल्पिक सुरक्षा योजना बनाने की बात करती है। और बेरोजगारी भत्ते का भी जिक्र था। हाँ, वो है धारा 68। ये कहती है कि सरकारें अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर उन विकलांग व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना बना सकती हैं जो विशेष रोजगार कार्यालय में 2 साल से ज्यादा समय से पंजीकृत हैं और उन्हें कोई लाभकारी रोजगार नहीं मिला है। अच्छा, 2 शर्तें हैं, 2 साल से ज्यादा पंजीकरण और कोई लाभकारी रोजगार न होना। बिल्कुल, ये शर्तें एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। और अब हम अंतिम अध्याय 14 विविध मिसलेनियस पर आ गए हैं। इसमें क्या मुख्य बातें, कुछ दंड वगैरह का प्रावधान है? हाँ, इसमें कुछ अलग अलग लेकिन जरूरी बातें हैं। सबसे खास है धारा 69 जो दंड का प्रावधान करती है। अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करके विकलांगों के लिए बने लाभों को हड़पने की कोशिश करता है या हड़प लेता है तो सजा क्या है? तो उसे 2 साल तक की कैद या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह सजा याद रखनी चाहिए, सेक्शन 69। 2 साल कैद या 20,000 जुर्माना, ठीक है। बाकी प्रावधानों में मुख्य आयुक्त, आयुक्त और उनके कर्मचारियों को लोक सेवक मानना, सेक्शन 70। नेक नियति से किए गए काम को कानूनी सुरक्षा देना, सेक्शन 71। और यह स्पष्ट करना कि यह कानून किसी दूसरे कानून को कम नहीं करता बल्कि उसके अतिरिक्त है, सेक्शन 72। ये सब शामिल है। सरकार को नियम बनाने की शक्ति, सेक्शन 73। और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन करके विकलांग व्यक्तियों को उसमें शामिल करने का भी जिक्र सेक्शन 74 है। तो ये थी विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की एक विस्तृत लेकिन परीक्षा केंद्रित चर्चा। हमने परिभाषाओं, खासकर वो 40% विकलांगता वाली बात, समितियों के अध्यक्ष और बैठकों की फ्रीक्वेंसी, शिक्षा में 18 साल तक मुफ्त शिक्षा और मुफ्त उपकरण, रोजगार में वो 3% आरक्षण का नियम, उसका 1% बंटवारा, कैरी फॉरवर्ड का नियम। हाँ, और गैर भेदभाव में वो धारा 47 की रोजगार सुरक्षा, वो बहुत अहम है। बिल्कुल। और आयुक्तों की शक्तियां, खासकर वो सिविल कोर्ट वाली, और धोखाधड़ी के लिए दंड, धारा 69। इन जैसे सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने की कोशिश की। सिर्फ नियमों को जानना ही नहीं बल्कि उनके पीछे की मंशा, मतलब भावना को समझना भी तैयारी में मदद करता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये कानून 1995 में बना था। तब से लेकर आज तक विकलांगता को लेकर हमारी समझ और समाज की जरूरतें काफी बदली हैं।
तो क्या अब इस कानून में बदलाव की जरूरत है, या असली चुनौती आज भी इसे जमीन पर पूरी तरह लागू करने की ही है? विचार जरूर कीजिएगा।